दोस्तों, इस वीडियो में हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बाढ़ के बारे में बात करेंगे कि इसमें बाढ़ क्यों आती है और इस काजीरंगा नेशनल पार्क की बाढ़ क्यों ज़रूरी है और इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इन सब के अलग अलग टाइम स्टैम्प, जिससे कि आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं उस चीज़ पे सीधे जा सकें वीडियो में। तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे उस टॉपिक पे जा सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। और पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। तो लगभग हर साल ही आसाम में बाढ़ आती है। तो इस साल भी उसी तरह से आसाम में बाढ़ चल रही है इस टाइम पे भी। तो क्या हुआ है कि अभी तक 73 लोग मर चुके हैं और अब तो शायद 80 लोग भी हो चुके हैं। जब मैंने पीपीटी बनाई थी तब 73 लोग मरे थे और साथ में 40 लाख पीपल जो हैं अफेक्ट हुए हैं इस बाढ़ से, यानी कि उनको घर खोना पड़ा है अपना, कुछ घायल हुए हैं। इस तरह से 40 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं और 85% मतलब कि काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% हिस्सा इस बाढ़ में डूब चुका है। और साथ में यहाँ पे 125 जानवर हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। और 86 जो जानवर हैं जिसमें राइनो है, डियर यानी कि हिरण है, वाइल्ड बोर है, ये सब इसमें मर चुके हैं। और ये अब तक की 1988 से अब तक की छठी सबसे ख़राब बाढ़ आई है। सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया इस बाढ़ ने। तो अब हम जानेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है क्या। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को पूरी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व बोला जाता है, क्योंकि 2006 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। तो ये जो नेशनल पार्क है ये आसाम की गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग और नागांव, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से फैला हुआ है। और इसको 1908 में इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि ब्रिटिश वायसरॉय थे। और इसका एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यूनेस्को ने इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। और इसमें 2200 वन हॉर्न राइनो यानी रहते हैं, जो कि पूरे संसार में जितने वन हॉर्न राइनो हैं उनकी 2/3 पॉपुलेशन है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रहती है। और अगर देखें तो इसको 2006 में, जैसे कि भी बताया था, टाइगर रिजर्व घोषित। काजीरंगा नेशनल पार्क के इस्टेब्लिशमेंट की भी एक कहानी है। जब इसकी कहानी ये है कि जो मैरी कर्जन थी, जो कि लॉर्ड कर्जन, जो कि वायसरॉय थे भारत के, ब्रिटिश भारत के, तो उनकी जो पत्नी थी मैरी कर्जन, उनको वन हॉर्न राइनो देखना था। तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन से कहा, लेकिन उन्होंने खूब ढूंढा, लेकिन वन हॉर्न राइनो की बहुत ही कम उनको जनसंख्या मिली। ऐसा मतलब उनको पता चला कि वन हॉर्न राइनो जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं इस संसार से। तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन से बोला कि इन्हें वन हॉर्न राइनो को है जो संरक्षित करने की, कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो लॉर्ड कर्जन ने उनकी बात को सुना। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इनके लिए वन हॉर्न राइनो को कंजर्व करने के लिए एक अलग से नेशनल पार्क बनाएंगे, जिसमें इस वन हॉर्न राइनो को कंजर्व किया जाएगा। और इस तरह से 1908 में लॉर्ड कर्जन ने इसका उद्घाटन किया। अब चलो काजीरंगा नेशनल पार्क को मैप पे मार्क कर लेते हैं कि मैप पे ये कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि ये भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है। तो इसमें जो आसाम स्टेट है उसमें ये इधर जो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको बहती हुई दिखाई दे रही होगी, ये पिंक स्टार है, उसकी उधर ही जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है उसी के जस्ट बगल में काजीरंगा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड है। तो बड़े मैप में अगर देखें तो ये देखिए आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही होगी ब्लू कलर में, और ये ग्रीन कलर में जो एरिया है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये ब्लैक कलर की जो लाइन काजीरंगा नेशनल पार्क के जस्ट नीचे से जा रही है, ये NH37 है, नेशनल हाईवे 37। और इसके जस्ट नीचे हमें क्या मिलेंगी, कार्बी हिल्स मिलेंगी। जो कार्बी हिल्स हैं, ये NH37 जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को कार्बी हिल्स से अलग करता है। तो ये कार्बी हिल्स की आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बताया है। तो और अगर देखें जो ये आपको आसाम दिख रहा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की दिख रही है, और इधर ये ग्रीन कलर का काजीरंगा नेशनल पार्क है, और इधर आपको ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क दिख रहे होंगे, ये भी ज़रूरी है, देख लेना एक बार। अब हम बात करेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ ज़रूरी क्यों है। तो बाढ़ भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ केवल खराबियाँ बिल्कुल बंद हो जाएं। ऐसा अगर बाढ़ पूरी तरह बंद भी हो गई तो भी नुकसान ही होगा, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है इसकी बात करेंगे तो अभी आपको मैंने मैप में दिखाया था, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है
वो ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी एंगोंग हिल्स इन दोनों के बीच में सैंडविच की तरह बीच में दबा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो रिवराइन इकोसिस्टम है, मतलब कि वो इकोसिस्टम जो कि रिवर पे यानी कि नदी पे यानी कि पानी पे डिपेंड करता है, यानी कि वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इकोसिस्टम मेंटेन रहने के लिए पानी ज़रूरी है, और पानी के लिए क्या ज़रूरी है, नदी से पानी आए, और पानी कैसे आएगा, बाढ़ के रूप में पानी आता है, तो इसलिए बाढ़ ज़रूरी है। और तीसरी बात हमारी ये है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी जो मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो मिट्टी है वो सभी रिवर जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी बहाकर जो लेकर आती हैं एलुवियल डिपॉजिट्स उनसे ही बनता है। यानी कि उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, उसके लिए क्या है, नदी में जब बाढ़ आती है तो जो एलुवियल डिपॉजिट है वो सब काजीरंगा नेशनल पार्क में आ जाता है, उससे ही ये है काजीरंगा नेशनल पार्क का इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। और फिर क्या है, जो उत्तम सैकिया है, उत्तम सैकिया कौन है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क का के वाइल्ड लाइफ वार्डन है। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो फ्लड प्लेन इकोसिस्टम है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो फ्लड प्लेन इकोसिस्टम है वो केवल बाढ़ के द्वारा बनाया ही नहीं गया बल्कि बाढ़ ही उसे पोषित भी करती है, यानी कि बट आल्सो फीड्स ऑफ इट, यानी कि वो पोषित भी बाढ़ से ही होता है। इसलिए भी क्या ज़रूरी है, बाढ़ ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं तो जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि जो छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक जो और जो वेटलैंड होती हैं जो नेशनल पार्क में, उसके लिए भी क्या, जो बाढ़ आती है उससे जो पानी आता है नदियों से उसी से ये बनती है, उसी से ये इनमें पानी आता है, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, बाढ़ ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम आएँ तो जो लैंडस्केप है यानी कि जो उनका नेशनल पार्क में वेटलैंड है, ग्रास लैंड है और जो सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, उसके लिए भी बाढ़ आएगी, बाढ़ से ही पानी आता है वेटलैंड्स वगैरह में, और ग्रास लैंड भी उसी से पोषित होती हैं, इसके लिए भी बाढ़ ज़रूरी है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क के जो वन और ग्रास लैंड हैं वो भी अपने पानी के लिए बारिश से ज़्यादा नदी की बाढ़ पे ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनके लिए बाढ़ ज़रूरी है जिससे कि उनका पोषण होता रहे। अगर आगे बढ़ें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ और क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए हम देखेंगे जो मछलियाँ हैं उनके लिए जो ब्रीडिंग ग्राउंड है यानी कि जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए ग्राउंड बनता है वो जो जगह है वो भी बाढ़ में ही रहती है, क्योंकि जो मछलियाँ हैं जब बाढ़ के टाइम पे ही उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसी टाइम पे जो बाढ़ के पानी में ही जो क्या है ब्रीडिंग करती हैं। वो ब्रीडिंग के साथ साथ ही अगर उन्हें जो ब्रह्मपुत्र उसकी जो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो मछलियाँ हैं और जो काजीरंगा नेशनल पार्क की मछलियाँ वो बाढ़ का पानी क्या है उनकी एक्सचेंज कर देता है, यानी अदला बदली कर देता है। जो कुछ ब्रह्मपुत्र नदी की मछलियाँ हैं उनको क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर आ जाती हैं बाढ़ के माध्यम से, और जो नेशनल पार्क की मछलियाँ हैं वो सभी ब्रह्मपुत्र नदी में भी कुछ उसमें से चली जाती हैं, इससे जो माइग्रेट होती रहती हैं जिससे कि उनकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। साथ में अगर देखें तो जो कुछ नेशनल पार्क में कुछ ऐसे पेड़ पौधे आ जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, यानी कि जो मेन पेड़ पौधे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी जो बाढ़ होती है, बाढ़ आती है तो वो उन पौधों को नष्ट कर देती है जिससे कि जो मेन पौधे हैं वो बचे रहें। तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी है, बाढ़ ज़रूरी है। तो अगर देखें जो ग्रासलैंड है उसको मेंटेन करने के लिए भी बाढ़ ज़रूरी है। अगर बाढ़ नहीं आती तो क्या जो बड़े बड़े जो वैसे पौधे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, तो उससे क्या पूरा का पूरा नेशनल पार्क है वो वुडलैंड बन जाएगा, यानी कि बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, तो उससे क्या है उनकी इकोसिस्टम क्या नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इकोसिस्टम बन रहा है और जो उनकी वेराइटीज़ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और नए नए पौधे आ जाएंगे जिससे कि उनका इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके लिए भी ग्रासलैंड बनाए रखने के लिए भी बाढ़ ज़रूरी है। और साथ में अगर नेचुरल सिलेक्शन जैसे थ्योरी दी थी डार्विन ने, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें क्या है जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है, क्योंकि रिसोर्स तो उतना ही है जिससे कि जो बीकर सेक्शन है जो पेड़ पौधा का और जो वेराइटीज़ का बायोडाइवर्सिटी में बीकर सेक्शन है उनसे क्या करती है बाढ़ आती है और उसको बहाकर ख़त्म कर देती है, जिससे क्या है जो फिटेस्ट होता है जो उसके लिए रिसोर्स पर्याप्त बचे रहें। इसके लिए भी क्या ज़रूरी है, बाढ़ ज़रूरी है। तो अभी हमने देख लिया कि बाढ़ ज़रूरी क्यों है। अब बाढ़ से समस्या क्या आती हैं, तो जो शुरुआती टाइम पे क्या है कि बाढ़ 10 साल में कभी एक बार आती थी, तो उस टाइम पे वो अपना पूरा काम कर देती थी और फिर 10 साल तक आराम से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बाढ़ हर एक साल बाढ़ आ जाती है, हर दूसरी साल बाढ़ आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि बाढ़ नुकसान ज़्यादा करती है और उसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। तो उस क्या होता है कि पहले 2016 से लेकर 2020 तक केवल 2018 को अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल इतनी बाढ़ आई है कि हर साल 60% से ज़्यादा एरिया डुबा दिया उसने। जो पहले बाढ़ आती थी तो कभी
अगर 10 साल में एक बार तो बड़ी बाढ़ आती, लेकिन ये छोटी छोटी बाढ़ें हैं बस वो आती थी हर साल, और जो वेटलैंड वगैरह हैं उनको भर के और ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब होने क्या लगा है, अब हर साल ही बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं, और जो पूरा 60% से ज़्यादा यानी कि आधे से भी बहुत ज़्यादा एरिया को डुबा देती हैं। तो और क्या है कि जो हुआ क्या है, तो बाढ़ आती थी पहले तो क्या होता था कि जो जानवर हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते थे। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ क्या है, देखो बीच में मैंने अभी दिखाया था आपको NH-37, मैंने बोला था वहाँ पे कि NH-37 को याद रखना। तो NH-37 था वो क्या बीच में बना दिया, यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और उसके दूसरी तरफ क्या है कि हाईलैंड्स हैं, यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो एंगलोंग लेक कार्बी एंगलोंग हिल्स मैंने दिखाई थी, उन पर क्या करते हैं जानवर बाढ़ के टाइम पर चढ़ जाते हैं, जिससे कि वो बचे रहते हैं सुरक्षित। लेकिन अब क्या है कि उधर बीच में बन गया क्या नेशनल हाईवे 37, जिससे कि जानवर हैं वो पहाड़ियों पर नहीं चढ़ पाते हैं। पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए उन्हें क्या नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है, जिससे कि बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये भी नुकसान पहुंचाती हैं, बाढ़ बाढ़ की वजह से ही होता है। तो बाढ़ की वजह से क्या, वो नेशनल हाईवे की वजह से होता है। तो उसके बाद हम बताएं जो नेशनल हाईवे, इसके लिए इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया था सरकार ने कि नेशनल हाईवे पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना दिए थे, यानी कि गलियारे बना दिए थे जहाँ से कि जो जानवर हैं वो उसको पार कर सकें। लेकिन क्या हुआ, अब ये 9 नाम लिखे हैं, ये 9 गलियारे बनाए थे जो सरकार ने, तो इन पे भी अब एकदम जानवर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 9 गलियारों से सभी जानवर, पूरे वाइल्ड लाइफ के जानवर जा नहीं सकते। तो उससे क्या, वहाँ पर भी बहुत सारा ट्रैफिक यानी बहुत सारी भीड़ भाड़ हो जाती है, जिससे कि जानवर फिर मरते हैं। तो इससे भी ये भी समस्या है। उसके बाद अगर देखें तो जो NH-37 पे कुछ जानवर तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और कुछ क्या होता है देखो, जानवर जो निकलते हैं उस टाइम बाढ़ के टाइम पे वैसे तो जंगल के अंदर छुपे रहते हैं, तो उससे जो शिकारी होते हैं उनको मिल नहीं पाते। लेकिन जब जानवर बाहर निकलते हैं बाढ़ के टाइम पे, जो गाँव में जाते हैं आसपास के, और उसके अलावा जो NH-37 यानी कि हाईवे पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर शिकारी बैठे रहते हैं, और शिकारी क्या करते हैं, उन जानवरों का शिकार कर लेते हैं, जिससे भी क्या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा भी जब जानवर बाढ़ की वजह से जंगल से बाहर निकलते हैं तो इंसानों से जाके टकराते हैं, तो इंसानों को भी अपनी जान का खतरा बना रहता है। तो जो एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन है, इसमें जानवरों को इंसानों को दोनों को जान का खतरा बना रहता है। तो अब आगे चलेंगे तो ये देखिए, इस तरह से जब जानवर बाढ़ की वजह से बाहर आते हैं तो सड़कों पर निकल जाते हैं जंगलों से, फिर गाँव में भी चले जाते हैं, तो इससे कि इंसानों को भी खतरा रहता है और जानवरों को भी खतरा रहता है। ये भी एक समस्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस बाढ़ से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहला कदम ये उठा रही है कि अब सरकार पहले से ही ब्रह्मपुत्र में कितना पानी है इसका लेवल मॉनिटर करती रहती है, जिससे कि अगर कभी बाढ़ आए तो उसका पहले से ही अंदाज़ा लग जाए और फिर वो पर्याप्त कदम उठा सके। तो उसके बाद हम देखेंगे तो इसके बाद जो लोगों में, जो आसपास के गांव हैं ब्रह्मपुत्र के और ये इस काजीरंगा नेशनल पार्क के, तो उनके लोगों में ये एक अवेयरनेस फैला रही है कि जो जब बाढ़ आती है तो जो जानवरों का शिकार होता है उससे बचने में सरकार की मदद करें। इस तरह से अवेयरनेस फैला रही है जिससे कि शिकार ना हो। उसके अलावा जब बाढ़ आती है तो जो नेशनल हाईवे 37 है उस पर जो वाहन चलते हैं उनकी जो स्पीड को सरकार कम करवा देती है, और उसके अलावा वहाँ पे सेक्शन 144 लगा देती है, जिससे कि जानवरों को जो एक्सीडेंट का खतरा कम रहे। उसके अलावा जो है सरकार वहाँ पे नेशनल हाईवे 37 पे बैरिकेड लगा देती है, जिससे कि जानवर जो है आसानी से उस सड़क को पार कर पाएँ और अब जो कार्बी एंगलोंग हिल्स हैं उन पर पहुँच पाएँ। तो बाढ़ में जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक और तरीका निकाला है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स का। तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्या होती हैं, तो क्या है कि जब जानवर बाढ़ आ जाती है जंगल में, तो जानवर क्या ढूंढते हैं, ऊंची जगह ढूंढते हैं जहाँ पे जाके वो सुरक्षित रह सकें। तो इसके लिए सरकार ने एक तरीका निकाला है कि क्यों ना पहाड़ियाँ दूर हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे 37 ने पहाड़ियों को, यानी कि जो कार्बी आइलैंड कार्बी हिल्स की जो पहाड़ियाँ थी उनको तो अलग कर दिया। सरकार ने सोचा क्यों नहीं काजीरंगा जंगल के अंदर ही कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से ही पहाड़ियाँ बना दी जाए जहाँ पे जानवर सुरक्षित रह सकें। तो उसके लिए सरकार ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट निकाला। तो क्या किया कि 1990 में 111 आइलैंड्स और 2016-17 में 33 आइलैंड्स बनाई गई। लेकिन ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर तो काजीरंगा जंगल में बहुत ज़्यादा हैं, तो बाढ़ भी बढ़ती आ रही है लगभग धीरे धीरे। जो अभी छठी सबसे बड़ी बाढ़ आई, तो ऐसे बाढ़ भी बढ़ती आ रही, तो केवल कृत्रिम पहाड़ियों की सहायता से हम जानवरों को सुरक्षित कर नहीं सकते। तो फिर क्या है, तो और एक और समस्या है कि अगर हम ज़्यादा पहाड़ियाँ बना भी दें, पहाड़ियाँ बनाते हैं तो क्या नेचर में ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि वहाँ के इकोसिस्टम पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो ज़्यादा पहाड़ियाँ भी नहीं बना सकते। तो क्या है, और एक और समस्या क्या है
एक और समस्या ये है कि जानवर जो हैं वो कृत्रिम पहाड़ियों की जगह नेचुरल पहाड़ियों पर ही जाना पसंद करते हैं। कृत्रिम पहाड़ियाँ सरकार ने बना तो दी हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं जो कि कृत्रिम पहाड़ियाँ पास होते हुए भी नेचुरल पहाड़ियों की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि कृत्रिम पहाड़ियाँ उन्हें अपने लिए सुरक्षित महसूस नहीं होती। तो ये भी एक समस्या है। तो इस तरह से क्या है, सरकार ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट निकाला, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे फैल होता जा रहा है। तो क्या होगा फिर? तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि एक तो क्या करें, कार्बी हिल्स का जो पासेज है, जो जानवर कार्बी हिल्स पे अच्छे तरह से पहुंच जाएं, इसके लिए सरकार को पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। तो और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि सरकार ने इसके लिए क्या किया, सरकार ने एक 35 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनाया है, बनाने का प्रस्ताव दिया, बनाया नहीं है। नेशनल हाईवे 37 जो है उसके ऊपर से 35 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनाया जाए, इसका सरकार ने कॉन्सेप्ट दिया सितंबर 2019 में। लेकिन अब इस केवल कॉन्सेप्ट से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उसका काम चालू करना पड़ेगा। और क्या है, और जो अप्रैल 2019 था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आसपास के एरिया में माइनिंग को प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी वहाँ पे माइनिंग नहीं की जाएगी, जिससे कि इकोसिस्टम सुरक्षित बचा रहे। और क्या किया है कि जो केवल काजीरंगा नेशनल पार्क, देखो हमने काजीरंगा अभी मैप में देखा था, काजीरंगा नेशनल पार्क था, उसके बाद एक सड़क थी नेशनल हाईवे 37, उसके बाद क्या वो है कार्बी एंगलोंग हिल्स। तो क्या सरकार ने काजीरंगा नेशनल पार्क को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन कार्बी एंगलोंग हिल्स को सुरक्षित नहीं किया। लेकिन सुरक्षित करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जितने जानवर हैं वो सभी शरण लेने के लिए बाढ़ के समय पे कार्बी एंगलोंग हिल पे ही आते हैं। तो सरकार को काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ कार्बी एंगलोंग हिल्स को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। तो ये सब था क्या सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने पूरा एनालिसिस किया कि क्यों काजीरंगा की बाढ़ ज़रूरी है और क्यों काजीरंगा की बाढ़ ख़राब है और उनको बचने का क्या उपाय है, ये सब हमने आज इस वीडियो में देखा। तो इसके लिए आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।